आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घाकारावत सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व हैं उनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्योंकि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो जब हम वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके बाह्यतम कोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में प्रवेश पाता है। इस कारण से हम इनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व हैं उनको हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक में रखे गए जितने भी तत्व हैं उसमें अधिकांशतः आपकी अधातुएं हैं, कुछ उपधातु और बाकी आपकी धातुएं हैं। ठीक, तो ये जो जिग जैग संरचना बनी हुई है ये आधातुओं को उपधातुओं और धातुओं से अलग करती है। ठीक, तो हम वर्ग 13 और वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनका हम पहले ही कक्षा 11 में हम इनका विस्तृतपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो हम वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो वर्ग जो 15 है उसका जो प्रथम तत्व है वो नाइट्रोजन है। इस कारण से इसको हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। जो वर्ग 16 है उसका जो प्रथम तत्व है वो ऑक्सीजन है। इस कारण से इसको हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इसका जो प्रथम है वो फ्लोरीन है। इस कारण से इसको हम फ्लोरीन परिवार के तत्व भी कहते हैं। तो जो आपका वर्ग 15 है उसको हम इसको निक्टोजन, वर्ग 16 के जो तत्व हैं उनको हम कैल्कोजन, जो आपके वर्ग 17 के तत्व हैं उनको हम हैलोजन और जो वर्ग 18 है उसको हम अक्रिगैस तत्व कहते हैं। तो आज हम मुख्यतः वर्ग 15 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, वर्ग 15 के तत्वों को याद रखने के लिए हम इनको ट्रिक की सहायता से भी याद रख सकते हैं। कैसे? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास मस्खरे हैं। नाना का मतलब एन से हम समझेंगे, पाटेकर का मीन्स पी, ऐश्वर्या को हम ए एस से, सब का मतलब एस पी, बिंदास का मतलब बी आई, इसका पहले लेटर ले लेंगे, मस्खरे मीन्स एम एस, और इसकी सहायता से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में प्रवेश पाता है। इस कारण से हम इसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्योंकि जो इनका बाह्यतम पी सब सेल है वो आपका अर्धपूरित है और जो अर्धपूरित संरचना होती है वो ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। इस कारण से ये चूँकि इनको अक्रिगैस संरचना प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, तो ये अधिकतर जो तत्व हैं वो 3 या 5 जो संयोजकता है अपने तत्वों में प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 15 के तत्व +3 या +5 ऑक्सीकरण अवस्था मुख्यतः अपने यौगिकों में प्रदर्शित करते हैं और साथ ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो अधात्वीय गुण हैं वो धीरे धीरे घटता है और जो धात्वीय गुण है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इस कारण से जो ऊपर के जो तत्व हैं वो आपके अधातु और नीचे जो आपका विस्मित है वो आपका धातु के गुण को प्रदर्शित करता है। जो आर्सेनिक और एंटीमनी है वो आपकी उपधातुएं हैं। तो आपका जो प्रथम तत्व है नाइट्रोजन वो गैसीय अवस्था में, शेष बाकी जो तत्व हैं वो आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन के कुछ हम यौगिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन किस प्रकार से हम बना सकते हैं? वैसे हम जानते हैं कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाई जाती है, परंतु जैसे अगर हम इसे प्रयोगशाला में अगर बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसकी जो प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला में हम डाई नाइट्रोजन जो होती है उसको हम अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब उसके फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस बनती है। ये आपका जो NH4Cl है वो आपका अमोनियम
क्लोराइड है जो एक्वस अवस्था में अर्थात जलीय अवस्था में है। साथ ही साथ इसकी अभिक्रिया हम जो सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट से करा रहे हैं। जैसे इसकी अभिक्रिया इससे हो रही है तो आपका नाइट्रोजन साथ ही साथ जल और NaCl बन रहा है। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में जब भी सोडियम जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक इसी प्रकार से इसका औद्योगिक विधि से, चूँकि औद्योगिक विधि में क्या होता है कि हमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में कैसे बनाते हैं तो डाई नाइट्रोजन का जो व्यावसायिक उत्पादन है वायु में, चूँकि वायु में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% पाई जाती है, तो इसलिए हम वायु का जो द्रवीकरण है सबसे पहले हम उसका द्रवीकरण करते हैं, द्रव रूप में उसको बदलते हैं, फिर उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन करने पर क्या होता है कि जैसे जैसे प्रभाजी आसवन करते हैं तो आपका जो द्रव नाइट्रोजन है वो सबसे पहले आश्रित होती है। इसके पश्चात आपका ऑक्सीजन शेष रहती है। सबसे पहले हम द्रवीकरण कर लेते हैं, द्रवीकरण के पश्चात उसको हम जब आश्रित करते हैं तो लगभग 77.2 केल्विन टेम्परेचर पर सबसे पहले द्रव नाइट्रोजन वाष्पित हो जाती है और इसके पश्चात आपकी जो शेष गैसें हैं वो रह जाती हैं और इस प्रकार से हम औद्योगिक निर्माण इसका कर सकते हैं। फिर अगर हमें ऐसे नहीं बनाना तो और भी काफ़ी सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस को हम बना सकते हैं। तो अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन करें तो तापीय अपघटन करने से भी आपकी नाइट्रोजन गैस बन जाती है। इसके पश्चात इसके गुण की बात, सबसे पहले हम नाइट्रोजन जो गैस है उसके भौतिक गुणों की बात करें तो ये आपकी गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और साथ ही साथ अविषैली होती है, अर्थात ये विषैली नहीं होती है। अगर इसको सूंघ लें तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये जो गैस है जल में बहुत ही कम विलेय होती है और इसका जो क्वथनांक है वो 77.2 केल्विन होता है। रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो उच्च ताप पर ये कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर नाइट्रोइडों का निर्माण करती है। लिथियम की जब अपक्रिया हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो लिथियम नाइट्राइड बनता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की जब अपक्रिया हम नाइट्रोजन गैस से कराते हैं तो आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। इसी प्रकार हम दूसरे नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक की बात करें तो अमोनिया उसमें से प्रमुख है। तो अमोनिया का जो निर्माण है औद्योगिक विधि या हम कहें कि हैबर विधि द्वारा इसका औद्योगिक रूप में, जब व्यावसायिक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे बनाते हैं तो जब हम नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, फेरस और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम आपका प्रेशर और साथ ही साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर जब जैसे हम इस अपक्रिया को कराते हैं तो आपका अमोनिया गैस बनती है। तो इसका जो चित्र सहित जो वर्णन है उसको आपको पढ़ लेना है। चित्र आपकी किताबों में बना हुआ है तो चित्र के साथ साथ इसको लिखना भी है। तो ये आपका जो हैबर विधि है ये लॉन्ग पे आता है और साथ ही साथ अमोनिया के जो गुण हैं उनके बारे में और साथ ही साथ इसका जो उपयोग है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसका जो उपयोग है, अमोनिया का जो उपयोग है प्रमुखतः जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं जैसे DAP वगैरह होती है उसमें उसके निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो अन्य एक और अगर हम कहना चाहें इसका जो यौगिक है वो नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो HNO3 होता है। तो ये प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाई जाती है तो जब हम सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो ये प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। इसी प्रकार से हम इसका औद्योगिक विधि या औद्योगिक तौर पर भी इसका निर्माण करते हैं। तो औद्योगिक विधि को ही हम ओस्टवाल्ड प्रक्रम भी कहते हैं कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा व्यावसायिक रूप से आपका जो HNO3 है वो बनाया जाता है। किस प्रकार से बनाया जाता है कि अमोनिया की अपक्रिया सबसे पहले वायु से कराई जाती है प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है और साथ ही साथ जल बन जाता है। इस प्रकार से ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है इसकी पुनः अपक्रिया वायु से कराते हैं तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इस प्रकार से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना इसकी अभिक्रिया हम पुनः जल से करा देते हैं। तो जल से जैसे हम कराते हैं तो ये आपका जो नाइट्रिक अम्ल है वो बन जाता है और इस प्रकार से हम औद्योगिक तौर पे नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण है वो करते हैं। तो इस ओस्टवाल्ड प्रक्रम को भी आपको लॉन्ग के हिसाब से इसको पढ़ लेना है। इसके पश्चात आपका आता है भूरी वलय परीक्षण। तो जो आपका HNO3 है इसका प्रयोगशाला में कई जगह इस्तेमाल है। साथ ही साथ जो HNO3 है वो आपका जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, नाइट्रेट उर्वरकों के निर्माण में
बहुधा HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ प्रयोगशाला में जैसे हम भूरी वाला परीक्षण करते हैं, तो ये भूरी वाला परीक्षण नाइट्रेट आयन को पहचानने के लिए होता है कि जैसे आपको अगर कोई सॉल्यूशन कोई अगर कंपाउंड दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि चेक करिए कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो अगर वो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के लिए हम भूरी वाला परीक्षण करते हैं। तो भूरी वाला परीक्षण है क्या कि जब उसमें हम जो आपका फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड को हम डालते हैं, तो फेरस क्लोराइड को जब हम उस कंपाउंड में डालते हैं तो फेरिक क्लोराइड बनता है। और फेरिक क्लोराइड की आप जो फेरिक क्लोराइड है वो भूरे रंग का इस प्रकार से ये कंपाउंड्स बनाता है, जिससे ये पहचान हो जाती है कि हाँ वो जो यौगिक है वो एक प्रकार का नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट का जो परीक्षण है उसको करने के लिए हम भूरी वाला परीक्षण करते हैं। भूरी वाले परीक्षण के लिए आपका जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसके जो उपयोग हैं और इसके जो गुण हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है।